सो हाई एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सुपीरियर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व मसल फिजियोलॉजी बेसिकली देखने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यूरॉन्स को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड फिर हम स्केलेटल मसल्स एंड उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास एक यूनिट है, यूनिट नंबर 1 सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बेसिकली यूनिट नंबर 1, जिसमें है नर्व एंड मसल फंक्शन। ठीक है, नर्व एंड मसल फंक्शन वो दे रखा हुआ है, तो उसी को कवर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सो दैट आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आपके अच्छे स्कोर आ सके। ठीक है, तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में बढ़िया सीजीपीए आएगी, लहराते हुए 9 सीजीपीए तक आप पहुंच जाएंगे। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है। नोट्स आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, कोई नोट्स बिल्कुल फ्री है, इजीली एक्सेसिबल है, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी, सो दैट जिन भी बच्चों का एग्जाम मतलब सेमेस्टर 2 के लिए, बेसिकली सेमेस्टर 2 के लिए, ऑल्सो ये सीयूटी पीजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूटी पीजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रही है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सीयूटी पीजी में पूछी जा रही है, तो जो भी बच्चे सीयूटी पीजी लाइफ साइंस जूलॉजी को टारगेट कर रहे हैं वो वीडियो स्किप ना करें और दैन से पढ़ें। ठीक है, एंड ऑल्सो एक बात और, आप सेकेंड सेमेस्टर में आगे हो, बी सीरियस, 1 साल तैयारी करनी है, देन उसके बाद एग्जाम देना है, सो दैट आपको अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे JNU, जामिया और वी कैन से दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ इस लेक्चर को। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मैंने बता दिया नर्व एंड मसल फंक्शन आपका लाइफ साइंस में एक टॉपिक है, उस यूनिट का ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है बच्चों? न्यूरॉन हम हमेशा से जानते हुए आए हैं, बचपन से हमने पढ़ते हुए आए कि न्यूरॉन जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, न्यूरॉन हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन जो है हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वी कैन से दिस। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, जैसे सेल की बेसिक डेफिनेशन सबको पता होती है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, तो सिमिलरली न्यूरॉन आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ओके, न्यूरॉन क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, डिजाइन टू ट्रांसमिट, जिसका क्या काम है कि वो आपके बॉडी में आ रहे स्पेशल सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के मैसेजेस को रिसीव भी करती हैं बच्चों, और साथ ही साथ उनको ट्रांसफर भी करती हैं। यस, आपके मैसेजेस को रिसीव भी करती हैं, साथ ही साथ उनको क्या करती हैं, ट्रांसफर भी करती हैं। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? तो बेसिकली आपकी बॉडी में जो है न्यूरॉन्स क्या करती हैं, जो है ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट द बॉडी वाया इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ये काम करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, 3 मेन पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, हम डिटेल में देखेंगे। तो अब क्योंकि ये PDF है, तो ये PDF तो आपको इजिली अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, तो मैं बस समझाती हूं आपको। ठीक है, लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड ओनली। सी, ओके, दिस इज योर न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हमें जो भी पता है हम यही लिखते चलेंगे। मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? दिस इज योर न्यूरॉन। अब इसमें आपका जो है क्या आता है, क्या क्या पार्ट आते हैं? सबसे पहले बच्चों आता है आपका डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट का मेन फंक्शन होता है रिसीविंग। डेंड्राइट योर एक्ट एज रिसीविंग योर मैसेजेस। ठीक है, डेंड्राइट का क्या फंक्शन है कि ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं बच्चों, जिनका काम होता है मैसेज को रिसीव करना। ठीक है, दीज हेल्प्स इन रिसीविंग योर मैसेजेस। ठीक है, तो सीयूटी में एक क्वेश्चन आता है कि रिसीविंग कौन करता है, तो आपके मैसेजेस को रिसीव करने का काम इनका होता है। ठीक है, ये इंपल्स को, मैसेज को ये रिसीव करती हैं। ओके, जैसे आपके फोन के नेटवर्क टावर सिग्नल पकड़ता है ना, वैसे ही डेंड्राइट के सिग्नल्स पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका नेटवर्क पकड़ता है ना, वैसे डेंड्राइट्स के भी सिग्नल पकड़ते हैं। ओके, तो डेंड्राइट का काम क्या हुआ? रिसीविंग। तो आएगा तो लिखना है, नोट्स में तो सब अवेलेबल है। देन योर सेल बॉडी, दिस इज योर सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है बच्चों? सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। और सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सेल बॉडी में ही एक्चुअली डिसाइड होता है कि मैसेज आगे भेजना है या नहीं भेजना है, मैसेज इज गुड और नॉट। तो आपका इंपल्स जो है ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा, ये सेल बॉडी में डिसाइड होता है। तो सेल बॉडी, देन योर न्यूक्लियस, देन योर शॉन सेल, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो जहां जहां आपकी माइलिन शीथ बच्चों एब्सेंट होती है, वहां आपका नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होता है। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पर आपकी माइलिन शीथ एब्सेंट है। ओके, तो आपका जहां माइलिन शीथ बच्चों एब्सेंट है, तो इस एरिया को आपको हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को नोड्स ऑफ, हम बता देते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, रैनवियर। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर। इज इट क्लियर? तो बाकी ये एक्सॉन टर्मिनल आ गया आपका। दिस इज हाउ द थिंग्स आर इन न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स में क्या है, हमें समझ आया कि न्यूरॉन में जो है 3 चीजें होंगी, 3 मेन पार्ट होंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। Okay, so neuron basically consists of 3 main parts: cell body, dendrites and axon. Structural components क्या क्या है? पहला आपका सेल बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं कि आपकी सेल बॉडी का क्या फंक्शन है। ठीक है, सेल बॉडी द सेंट्रल मेटाबॉलिक हब ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, जो सेंटर में हमने देखा कैसे डायग्राम में कि वो चीजें हमारी कहां पे थी, सेंटर में थी। वी सॉ दिस दैट सेल बॉडी हमारी कहां पर है बच्चों, सेंटर में। ओके, तो सेंटर में हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर में हमारा हो जाएगा सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलेंगे, साइटोन भी बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। वी नो दैट कि न्यूक्लियस कंटेन्स योर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, देन योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड निजल्स बॉडीज। तो सेल बॉडी में क्या क्या चीजें हैं आपकी, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, निजल्स बॉडीज है। निजल्स बॉडीज क्या करती है, राइबोसोम्स प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती है। निजल्स बॉडीज में बच्चों राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इट इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल। ठीक है, इतना समझ आया कि सिग्नल को डायरेक्ट करने का रोल बेसिकली आपकी सेल बॉडी का है, कि सिग्नल आपका जो है डिसाइड होता है कि मैसेज आगे भेजना है या मैसेज आगे नहीं जाएगा, इंपल्स आगे जाएगा या नहीं जाएगा। डेंड्राइट्स, देन कम्स टू योर डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है बच्चों, मैंने बताया, शॉर्ट हाईली ब्रांच एक्सटेंशंस हैं जो एमर्ज कर रही हैं स्ट्रोमा से, एंड वो एंटीने की तरह काम करती है। ठीक है, बेसिकली एक सिग्नल की तरह काम करती है फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, की वो ट्रांसमिट करते हैं आपके नर्व इंपल्सेस को, ये रिसीव करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं नर्व इंपल्सेस को। ओके, तो रिसीव करने का काम आपका क्या हुआ, डेंड्राइट का हुआ। तो मेजर रिसीविंग में जो रोल प्ले कर रहा है वो डेंड्राइट है। देन योर एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, अ लॉन्ग स्लेंडर फाइबर। देख लेते हैं डायग्राम में, सही से देखते हैं सो दैट हमें समझ आए। ओके, तो एक्सॉन्स हमारे क्या हो गए बच्चों, एक्सॉन्स क्या हो गए, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन आपका क्या है, एक स्लेंडर फाइबर की तरह है। ठीक है, क्या है बच्चों, एक स्लेंडर फाइबर की तरह है, जो किस चीज में हेल्प कर रहा है, जो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, एक्शन पोटेंशियल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड्स अदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में ले जाना। ठीक है, या हम कह सकते हैं सेल से जो है बॉडी के टुवर्ड्स, मतलब सेल बॉडी से, जो सेल बॉडी आपने देखी, सेल बॉडी क्या थी आपकी, सोमा से आपके इंपल्सेस को कहां पर ले जाना, अदर सेल्स में ले जाना। इसका फंक्शन किस चीज का है, ये जो फंक्शन, ये रोल कौन प्ले करता है, एक्सॉन प्ले करते हैं। सो एक्सॉन इज योर अ लॉन्ग, एक्सॉन इज अ स्लेंडर फाइबर लॉन्ग स्ट्रक्चर विच does nothing but carry your impulses, electrical impulses, generate action potential। ठीक है, जो सेल बॉडी से कहां पर लेकर जाते हैं, अदर सेल्स में। ठीक है, फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर सेल्स। एक्सॉन हाइलॉक क्या है बेटा, एक्सॉन हाइलॉक एक कोन शेप्ड रीजन है जहां पर सोमा, वेयर द सोमा कनेक्ट्स टू एक्सॉन, जहां पर जो सोमा है वो एक्सॉन से कनेक्ट करती है, एक्टिंग एज इनिशिएटर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्सॉन हाइलॉक का क्या काम है बच्चों, एक्सॉन हाइलॉक बेसिकली आपका क्या करेगी, एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करने का काम करेगी। देन कम्स योर माइलिन शीथ, फिर आपका क्या आता है, माइलिन शीथ। ठीक है, तो एक्सॉन हाइलॉक यहां पे प्रेजेंट होती है बच्चों, यहां पर। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होती है एक्सॉन हाइलॉक। ठीक है, देन कम्स योर माइलिन शीथ, फिर हम माइलिन शीथ पर आते हैं। माइलिन शीथ क्या है, अ फैटी इंसुलेटिंग लेयर, एक फैटी इंसुलेटिंग लेयर है जो एक्सॉन के अराउंड है, फॉर्म्ड बाय शॉन सेल्स, जिनको किसने बनाया है बच्चों, शॉन सेल्स। ठीक है,
इन द पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसे जो है शॉन सेल्स मिलकर बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शॉन सेल्स इसको बनाते हैं, ठीक है, विच स्पीड्स अप द सिग्नल ट्रांसमिशन। तो माइलिन शीथ बेसिकली क्या करती है, स्पीड अप करती है। तो माइलिन शीथ बेसिकली सॉल्टेटरी कंडक्शन में रोल प्ले करती है। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है बच्चों, ये कंडक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है। हम देखेंगे आपके में है माइलिन शीथ से कंडक्शन, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से कंडक्शन, ये चीज आपके जो है एग्जाम्स में, ये चीज आपके सिलेबस में गिवन है। तो वी विल सी दिस, ओके, बट लेटर ऑन। सो दिस इज योर सॉल्टेटरी कंडक्शन, ओके, यस। तो माइलिन शीथ क्या है, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है। माइलिन शीथ जिसे बोलते हैं, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी काम करती है, मैसेज को स्पीड अप देती है। कैसे स्पीड अप देती है, क्योंकि यहां पर मैसेज जो है जंप करके, आपके इंपल्स जो है जंप करके, जंपिंग काइंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल आपका इंपल्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जंप करके जो है इंपल्स ट्रांसमिट होता है माइलिन शीथ में। क्या इतनी चीज क्लियर हुई? आप अगेन रिवाइजिंग यू, सेल बॉडी कुछ नहीं करती थी, सेल बॉडी में बस निजस ग्रेन्यूल था, राइबोसोम्स थे जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते थे। सेल बॉडी एक हब था न्यूरॉन का। सेल बॉडी का काम बेसिकली था कि उसमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था जिसमें डीएनए था, माइटोकॉन्ड्रिया थी, और इसका काम था कि ये जो है डिसाइड करती कि हमारे इंपल्स को आगे भेजना है या नहीं भेजना है। देन डेंड्राइट, सबसे पहले तो डेंड्राइट ही प्रेजेंट होता है, ब्रांच की तरह है ना, गुच्छे की तरह प्रेजेंट होता है, जो रिसीव करता है आपके इंपल्स को, ओके। तो आपके इंपल्स को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का है, दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है। फिर उसको भेजता कहां पर है, बॉडी में भेजेगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं समझा ही देती हूं विद लॉट ऑफ बेसिक, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे जो है हमारे, यहां पे हमारे क्या है बच्चों, डेंड्राइट्स है, ठीक है। दिस इज योर डेंड्राइट, दिस इज योर डेंड्राइट, दिस इज योर सेल, यस, दिस इज योर सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। मैं बार बार कह रही हूं क्योंकि नाम जो है आ जाता है, फिर सोमा, साइटोन, सेल बॉडी, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है दूसरे न्यूरॉन से इन्होंने रिसीव किया। किसने रिसीव किया, डेंड्राइट ने रिसीव किया। अब डेंड्राइट क्या है, भेजेगा किसको, सेल बॉडी को। सेल बॉडी डिसाइड करेगी भाई भेजना है या नहीं भेजना, ठीक है। सेल बॉडी जो है डिसाइड कर रही है ठीक है या नहीं ठीक है। तो सेल बॉडी आगे का फंक्शनल रोल बच्चों प्ले करती है। तो क्या ये चीजें क्लियर हुई सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो बस ये चीजें हैं आपका। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। नाउ नोट्स ऑफ रणवीर। नोट्स ऑफ रणवीर क्या है? रेगुलर गैप्स इन माइलिन शीथ दैट फैसिलिटेट रैपिड एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो गैप्स प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीथ के दौरान, वो जो है बेसिकली सॉल्टेटरी कंडक्शन में एक तरीके से रोल प्ले करते हैं या हेल्प करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, वी कैन से, ओके, ऑल आर सिनोनिमस। Now axon terminal button, the branch distal end of an axon that converts electrical signal into chemical messages neurotransmitter to send to the next cell. तो axon terminal का क्या काम है बच्चों? एक सेकेंड, let's just see. This is your axon terminal. तो axon terminal अब क्या करेंगे? क्या पढ़ा हमने axon terminal के बारे में कि ये ब्रांच्ड है, ठीक है, ये ब्रांच्ड है, एंड पर प्रेजेंट है एक्सॉन के, ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इनटू केमिकल मैसेजेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल मैसेजेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये केमिकल मैसेजेस में कन्वर्ट करते हैं। आपके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ना, उनको केमिकल मैसेजेस, मतलब एक सिग्नल तो आपके पास आया, सिग्नल आप समझ रहे हो, आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करके देखो कि एक सिग्नल आपके पास बच्चों आता है, ठीक है, एक सिग्नल आपके माइंड में पहुंचता है। वो सिग्नल कहना क्या चाहता है, what it is trying to say, what it is trying to deliver। तो ये चीज किसका फंक्शन, ये किसका रोल है? ये आपके एक्सॉन टर्मिनल का है। उस सिग्नल को आप मैसेजेस में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जो चीजें आपसे कही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर आपसे किसी इंसान ने इशारों में कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ इशारों में कह दिया, भाई सिग्नल आपको दिया, बट वो डिलीवर क्या करना चाहता था, वो बोलना क्या चाहता था, ये चीज काम कौन करेगी? टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। योर एक्सॉन टर्मिनल विल डू नथिंग बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा केमिकल मैसेजेस में, न्यूरोट्रांसमीटर में, टू सेंड टू नेक्स्ट सेल। न्यूरोट्रांसमीटर से बच्चों सीयूटी पीजी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्साइटेटरी है,
कौन सा इनहिबिटरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ठीक है, साइनेप्स, साइनेप्स क्या है? द स्मॉल गैप और जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल और ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सोमा ऑफ अनदर न्यूरॉन अलाउइंग फॉर कम्युनिकेशन। तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स जो छोटे छोटे गैप प्रेजेंट होते हैं या जंक्शन प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक एक्सॉन टर्मिनल मतलब एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के बीच में और दूसरे के डेंड्राइट या सोमा के दरमियान। ठीक है, मतलब दरमियान मतलब देखो एक आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, या देखो आपका जो है यहां पर आपका एक्सॉन टर्मिनल समथिंग लाइक दैट, लेट्स सपोज कि एक्सॉन टर्मिनल है, तो दूसरे का यहाँ पे आ गई आपकी डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपका एक का एक्सॉन टर्मिनल था, ये एक्सॉन टर्मिनल था, तो इसके बीच में जो आपका गैप प्रेजेंट है ना बच्चों, इसके बीच में जो आपका गैप प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? साइनेप्स। बी क्लियर विद द डेफिनेशंस, बी ऑलवेज क्लियर विद द डेफिनेशंस कि क्या है साइनेप्स, क्या है कि एक किस चीज के बीच में है। तो एक का तो टर्मिनल है, एक का जो है आपका क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। दूसरा जो न्यूरॉन है उसका सेल बॉडी हो सकता है, मतलब बॉडी सोमा हो सकता है या डेंड्राइट हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो इतना चीज क्लियर हुआ है, इसी के बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा इसको हम साइनेप्स बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। इट इज दैट इजी, यस, नॉट वेरी मच टफ। ओह आई एम सॉरी, यस इट इज दैट इजी बच्चों। ठीक है, तो मुझे लगता है अब एक्सॉन आपको न्यूरॉन जो डेफिनेशन थी, न्यूरॉन क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन का। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बढ़िया ब्यूटीफुल सी राइटिंग में इसको लिख के डायग्राम बना के सब कुछ लेबलिंग करके अच्छे से आप लिख के आओगे एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, अब आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको बनेगा कि डिफाइन या एक्सप्लेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन डिटेल, एंड फिर वो 8-9 नंबर में पूछा जाएगा। आई एम एक्चुअली टेलिंग फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, ऑल्सो एनी स्टूडेंट कैन वॉच दिस। ठीक है, सब लोग देख सकते हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन व्हेन it is at rest, non-conducting impulse. Okay, so now resting membrane potential. अच्छा, एक क्वेश्चन है। अच्छा आप बताइए, क्या न्यूरॉन कंप्लीटली इनएक्टिव हो सकता है जब वो सिग्नल सेंड नहीं कर रहा होता है? मे बी आप जब रेस्ट कर रहे हैं, जब सिग्नल सेंड नहीं हो रहा है, तो क्या वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो सकता है? तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो, क्योंकि न्यूरॉन रेस्ट पे भी इलेक्ट्रिकली एक्टिव होता है। ठीक है, न्यूरॉन जब रेस्ट पर होता है ना बच्चों, तब भी वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव होता है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा समझ आया कि न्यूरॉन जब रेस्ट पर होता है तब भी वो इलेक्ट्रिकली जो है क्या है? एक्टिव होता है। ठीक, जब वो सिग्नल सेंड नहीं कर रहा होता है फिर भी एक्टिव होता है, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन व्हेन इट इज एट रेस्ट और एट अ नॉन कंडक्टिंग इम्पल्स। ओके, नॉन कंडक्टिंग इम्पल्स स्टेज पर इट इज मेंटेन्ड प्राइमरली बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप एंड पोटेशियम लीकी चैनल्स। तो किससे मेंटेन होगा? सोडियम पोटेशियम पंप से या पोटेशियम लीकी चैनल से, मेकिंग द सेल इंटीरियर मोर नेगेटिव देन द एक्सटीरियर विच इज अ वाइटल फॉर नर्व एंड मसल फंक्शन। तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी 70 मिलीवोल्ट होती है। सी क्या होता है? दिस इज योर मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रही हूं मैं। बाहर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, बाहर का चार्ज आपका कैसा है बच्चों? पॉजिटिव है, और अंदर क्या होता है? आपका चार्ज नेगेटिव होता है। यस, इनसाइड द सेल द चार्ज इज नेगेटिव। तो बेसिकली क्यों होता है ये चीज? तो ये चीज होती है आपकी K+ की वजह से एंड चैनल प्रोटीन्स की वजह से। चैनल प्रोटीन्स, K+ और चैनल प्रोटीन्स की वजह से ये चीजें होती हैं। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि बाहर आपका सोडियम ज्यादा होता है। ठीक है, बाहर आपका सोडियम ज्यादा होता है और अंदर आपका पोटेशियम आयन ज्यादा होता है। बट अंदर जो है नेगेटिव है आपकी मेम्ब्रेन। क्योंकि बच्चों, क्योंकि चैनल प्रोटीन्स की वजह से जो मेम्ब्रेन है
वो नेगेटिव होती है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स वी कैन से, तो उनकी वजह से जो है मेम्ब्रेन इनसाइड जो है नेगेटिव होती है, और वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट। ओके, तो बेसिकली आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है कि न्यूरॉन के अंदर, ओके, न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर, ठीक है, अंदर और बाहर के बीच जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस है जब न्यूरॉन रेस्ट पर होता है। तो बेसिकली द डिफरेंस इन आउटसाइड द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड इनसाइड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन न्यूरॉन इज एट रेस्ट। सो बेसिकली ऐसी चीजें हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको समझ आया कि ये मेंटेन कैसे किया जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप से ये चीजें मेंटेन रहे, इसके लिए यहां पर एक सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है जो कि 3 सोडियम को आउटसाइड एंड पोटेशियम को इनसाइड भेजता है, ठीक है। यस, की फीचर्स क्या है कि इनसाइड न्यूरॉन नेगेटिव होगा, आउटसाइड न्यूरॉन पॉजिटिव होगा। केस कॉजेज ऑफ आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या कॉज है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो जो आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि आउटसाइड आपका सोडियम ज्यादा है, इनसाइड आपका पोटेशियम ज्यादा है। सिलेक्टिव परमिबिलिटी, मेम्ब्रेन्स मोर परमिएबल होती हैं के प्लस आयन के लिए देन द Na+। सोडियम के लिए, सोडियम के कंपैरेटिवली के प्लस के लिए मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, मतलब के प्लस आयन इजिली जो है मेम्ब्रेन के अंदर आ सकता है। और के प्लस लीक्स आउट, के प्लस जो लीक आउट मतलब के प्लस बाहर जाता है तो अंदर नेगेटिव हो जाता है। तो ऑल्सो यहाँ पर लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं जो के प्लस को बाहर भेजते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो के प्लस को आपके बाहर भेजते हैं। अच्छा, जब अंदर से कोई पॉजिटिव चीज बाहर जाएगी तो इसका मतलब पॉजिटिव अगर बाहर जा रहा है या पॉजिटिव की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कि अंदर कुछ नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतना ये कॉन्सेप्ट समझ आया क्या कि अगर अंदर से कोई भी चीज बच्चों पॉजिटिव बाहर जा रही है मतलब आपके पास पॉजिटिव की कमी हो रही है तो कम से कहीं ना कहीं नेगेटिव इंक्रीज हो रही है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि कैसे जो है आपको यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि कैसे जो लीकी चैनल्स होते हैं वो इसको नेगेटिव बनाते हैं। क्योंकि वो ऐसे तो कोई भी बोल सकता है कि पोटेशियम तो बाहर जा रहा है तो नेगेटिव क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका पॉजिटिव बाहर चला जा रहा है तो नेगेटिव अल्टीमेटली वहां पर गैप क्रिएट हो रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप भी देखो इसका भी क्या काम है कि ये भी 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है और 2 ही पोटेशियम को अंदर ले रहा है। तो अंदर तो भाई कम प्लस है, अंदर कम प्लस है, ठीक है, लेस पॉजिटिव है अंदर। लेस पॉजिटिव का मतलब तो यही हुआ ना कि नेगेटिव है कंपैरेटिवली आउटसाइड। ओके, यूजेस एटीपी, एटीपी का यूज करेगा, रिजल्ट मोर पॉजिटिव आयन आउटसाइड, तो इसके रिजल्ट में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज जो है आपका इनसाइड कम होगा। मेंटेन्स -70 मिलीवोल्ट। तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, इट्स ओके, ठीक है। तो मैं एक बार लेट मी टेल यू वंस, लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव है और इनसाइड जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव है। और ऐसा है क्यों? क्योंकि आउटसाइड जो है सोडियम आयंस ज्यादा है, सोडियम आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और इनसाइड जो हमारे के प्लस आयन और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है और उन्हीं प्रोटीन्स की वजह से जो चार्ज है वो नेगेटिव है। इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में। देन ये कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेस क्या क्या होते हैं? वैल्यू आपको मेंशन कर देनी है कि -70 मिलीवोल्ट। कॉजेस क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के? कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल आयन का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे है? आउटसाइड सोडियम ज्यादा है, इनसाइड पोटेशियम ज्यादा है। बट सिलेक्टिवली परमिबिलिटी, मेम्ब्रेन हमारी जो है के प्लस के लिए ज्यादा परमिएबल है देन द Na+। ऑल्सो के प्लस लीक्स आउट। अब क्या हो रही है? लीकी चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो पोटेशियम को आउटसाइड भेजते हैं और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इनसाइड ज्यादा बढ़ जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप भी प्रेजेंट है जो पंप करता है 3 पोटेशियम को आउटसाइड, 3 सोडियम को आउटसाइड, आई एम सॉरी, जो पंप करता है 3 सोडियम को आउटसाइड और पंप करता है बच्चों 2 पोटेशियम को इनसाइड, ठीक है, 2 पोटेशियम को इनसाइड पंप कर रहा होता है। नाउ एटीपी का यूज होता है जिसकी वजह से जो है पॉजिटिव आयंस आउटसाइड ज्यादा होते हैं, नेगेटिव आयंस जो है इनसाइड ज्यादा होते हैं और इस वजह से आपका मेंटेन होता है -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल। तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था।
बाद में केसेस आती है रीपोलराइजेशन की, डीपोलराइजेशन की, जो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे यहाँ पे सोडियम है, देन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर 3Na+ को बाहर भेज रहा है, 3Na+ को बेटा बाहर भेज रहा है, और 2K+ को इनसाइड। ठीक है, ये नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर हाई K+ है इसलिए माइनस है। मेम्ब्रेन इस टाइम पोलराइज्ड है और इसका जो है वैल्यू है 70 मिली वोल्ट। ये है तब जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, तब है जब कोई भी आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, ये मेम्ब्रेन रेस्ट पे है। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, वैसे ही मेम्ब्रेन आपकी क्या हो जाती है, डीपोलराइज्ड, पोलराइज से डीपोलराइज्ड होती है। कैसे होती है, यहाँ पर तो ये पोलराइज्ड स्टेट दिखा रखे हैं, बट क्या होता है कि यहाँ पर सोडियम इनसाइड आने लगता है। सोडियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड, VGC वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, Na+ चैनल्स जो है ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, तो सोडियम बाहर से अंदर आता है। ठीक है, सोडियम बाहर से बच्चों अंदर आता है। तो जब सोडियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बाहर से अंदर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और क्योंकि बाहर से ये अंदर आ रहा है तो कंपैरेटिवली यहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई पॉजिटिव रिमूव कर ले रहा है तो नेगेटिव बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था K+ कैसे रिमूव हो जा रहा था तो नेगेटिव बढ़ जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका सोडियम है वो भी इनसाइड आ रहा है, तो बाहर जो है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं अपोजिट। क्योंकि चीजें अपोजिट हो गई तो डीपोलराइज्ड स्टेट हो गया। अब डीपोलराइजेशन में बेसिकली -55 मिली वोल्ट पर चीजें चली जाती है, तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ मेम्ब्रेन आपकी मूव करती है। फिर क्या होता है, फिर ये रीपोलराइज्ड हो जाती है। क्या होता है बच्चों, रीपोलराइज्ड हो जाती है, फिर से सेम चीजें आ जाती हैं, स्टिमुलस अप्लाइड और एक्साइटेड एक्सॉन, फिर चीजें रीपोलराइज्ड हो जाती है। रीपोलराइज मतलब कि आप फिर से गेटिंग बैक इनटू द स्टेट वेयर यू वर सपोज टू, जैसे आप पहले थे वैसे ही आप जो है दोबारा से जब हो जाता है सब कुछ, तो उसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं। बट ये क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिटेल में दिया गया है एंड वही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी अब आता है ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल आर स्मॉल localized temporary changes in neuron membrane potential voltage that vary in magnitude based on stimulus intensity rather than being all or none like action potential। तो action potential all or none है, मतलब all or none का क्या मतलब हुआ, या तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा ही, जब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑल और नन। ठीक है, तो ग्रेडेड पोटेंशियल स्मॉल है बच्चों, लोकलाइज्ड है, टेम्परेरी है, इन न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज, और वो वेरी करता है मैग्नीट्यूड में बेस्ड ऑन स्टिमुलस इंटेंसिटी पर, रादर बीइंग ऑल और नन। तो एक्शन पोटेंशियल के अनलाइक ये अलग तरीके का है, ये स्मॉल है, थोड़े कम टाइम के लिए है और टेम्परेरी है न्यूरॉन मेम्ब्रेन में। तो दे टिपिकली ऑकर इन डेंड्राइट्स में होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं, कॉजिंग डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन दैट डिकेज ओवर डिस्टेंस। ठीक है, टाइप्स क्या है, एक्साइटेटरी EPSP डीपोलराइजिंग द मेम्ब्रेन, और इनहिबिटरी जो क्या करते हैं, हाइपरपोलराइज कर देते हैं मेम्ब्रेन को। Magnitude, the size of potential is directly proportional to strength of stimulus. Stronger stimulus produce larger changes. तो यहाँ पर stronger stimulus होगा तो changes आपके larger होंगे। Also hyperpolarization क्या होता है, hyperpolarization में आपकी जो membrane है वो बच्चों -90 मिलीवोल्ट पहुंच जाती है, और ऐसा तब होता है जब आपके जो है K+ के चैनल्स जो है ज्यादा देर तक जब खुले रह जाते हैं, जब E-फ्लक्स होता है K+ आयन का, और अगर वो चैनल इनिशियली क्लोज नहीं होते और ज्यादा देर तक खुले रह जाते हैं, तब आपका हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन आ जाती है। ग्रेडेड पोटेंशियल कैन ऐड अप इन 2 वेज, 2 तरीके के आपके ग्रेडेड पोटेंशियल ऐड अप हो सकते हैं। मल्टीपल साइमल्टेनियस इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन ऑन न्यूरॉन, अ रैपिड सक्सेशन ऑफ इनपुट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, या तो मल्टीपल साइमल्टेनियस इनपुट आता है डिफरेंट लोकेशन न्यूरॉन की से, या रैपिड सक्सेशन हो इनपुट्स का फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। फंक्शन क्या है, if the combined summed graded potential reaches a specific threshold, typically around -55 millivolt at axon high log, they trigger an action potential। फिर वो क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करते हैं। स्प्रेड
दे डिक्रीज इन इंटेंसिटी एज दे ट्रेवल अवे फ्रॉम द सोर्स। तो इनकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है क्योंकि जब ये ट्रेवल कर रहे होते हैं। ग्रेडेड पोटेंशियल आर क्रूशियल फॉर मीडिएटिंग सेंसरी इनपुट एंड फैसिलिटेटिंग सिग्नल ट्रांसमिशन इफेक्ट, behaving like analog signals compared to digital nature of action potential. Now origin of action potential. Action potential की origin क्या है? तो बच्चों origin of action potential refers to the process by which a neuron generate a rapid electrical signal when the membrane potential reaches critical लेवल थ्रेशोल्ड। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि पहले तो आपकी मेम्ब्रेन आरपीएम मतलब जो आपने स्टेज पढ़ी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपने पढ़ा ना, मेम्ब्रेन जब रेस्ट पे है, जब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रही, इनएक्टिव है, तो उस टाइम क्या हो रहा है, तो इनएक्टिव है उस टाइम। अब जब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया आपके पास तो चीजें कैसे चेंज होंगी वो है यहाँ पे। तो अब क्या है, ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि न्यूरॉन जनरेट करती है एक रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब आपका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल रीच कर जाता है क्रिटिकल लेवल पे, थ्रेशोल्ड पर रीच करता है। वेयर डज इट ओरिजिनेट, कहां पर ओरिजिनेट होगा, एक्सॉन हाइलॉक पर। पहले भी बताया था एक्सॉन हाइलॉक ओरिजिनेट करता है। दिस रीजन हैज हाई डेंसिटी ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल्स, Na+ चैनल्स। तो इस रीजन के पास क्या होती है, एक्सॉन हाइलॉक के पास सोडियम की वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म क्या है, रेस्टिंग स्टेट, जब आपकी मेम्ब्रेन की वैल्यू -70 मिलीवोल्ट होगी तो न्यूरॉन आपका रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग इज एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वोल्टेज गेटेड चैनल्स उस टाइम पर क्लोज्ड है, कोई चैनल क्लोज नहीं है, मतलब सॉरी कोई चैनल ओपन नहीं है। फिर अगेन क्या होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल अराइव, एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है आपका, ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है जो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। ईपीएसपी और आईपीएसपी वो रीच करते हैं एक्सॉन हाइलॉक पर, समेशन अकर्स टेम्पोरल स्पेशियल, ठीक है, थ्रेशोल्ड रीच्ड। अब जब थ्रेशोल्ड -55 मिलीवोल्ट का हो जाएगा तो इफ डीपोलराइजेशन रीचेस थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट्स। तो जब आपकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी तब आपका एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। रैपिड डीपोलराइजेशन, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन। वोल्टेज गेटेड सोडियम, रैपिड डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपके ओपन हो गए। मैंने बताया कि कैसे सोडियम रशेस इनसाइड, सोडियम इनसाइड आएगा, मेम्ब्रेन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, -30 मिलीवोल्ट। रिपोलराइजेशन में सोडियम फिर चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, तो पोटेशियम चैनल का ई फ्लक्स होने लगता है। एक सेकेंड समझा ही देती हूं मैं, एक सेकेंड देखिए, हाँ रिपोलराइजेशन की स्टेट ये थी। अब यहां पर सोडियम का ये ई फ्लक्स हो रहा है ना, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है कि सोडियम आपका आउटसाइड जा रहा है, सोडियम आपका कहां पे जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है। तो ई फ्लक्स होने की वजह से भी आपका जो है अंदर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है। तो K+ मूव्स आउट, मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिव अगेन। हाइपरपोलराइजेशन, एक्सेस K+ लीव्स। जब चैनल ज्यादा देर तक खुले रहेंगे तो आपके एक्सेस K+ लीव कर जाएंगे और मेम्ब्रेन आपकी -70 मोर नेगेटिव देन -70 एंड दैट इज योर -90 मिलीवोल्ट, इतनी हो जाती है। रिटर्न टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप है जो रिस्टोर करता है नॉर्मल आयन डिस्ट्रीब्यूशन को। फीचर ऑल और नन लॉ, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, नॉन डिक्रीमेंटल, डज नॉट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, यूनिडायरेक्शनल प्रोपगेशन होगा और हैज रिफ्रैक्टरी पीरियड। एग्जाम टिप्स के लिए याद रखिए कि थ्रेशोल्ड जो है -55 मिलीवोल्ट है। कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये क्वीन नहीं है, दिस इज क्वेश्चन। एक्सॉन हाइलॉक, साइट ऑफ ओरिजिन, Na+ इनफ्लक्स, डिपोलराइजेशन, K+ इफ्लक्स, रिपोलराइजेशन। ओके, सो दिस इज इट विद द लेक्चर। ओके, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल का क्या है बच्चों, कि जो आपकी स्केलेटल मसल है वो कैसी दिखती है। तो हमारी जो स्केलेटल मसल है आखिर वो कैसे दिखती है ये हम पढ़ेंगे। तो मसल बच्चों क्या है, पहले थोड़ा सा समझते हैं। मसल क्या है बच्चों, ठीक है, सबसे पहले मसल को आप समझिए एक ऑर्गन है, ठीक है, मसल इज लाइक अ ऑर्गन। ओके, तो मसल आपकी एक ऑर्गन है जिसके अंदर बच्चों बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और उनको हम मसल फाइबर्स बोलेंगे, ठीक है। जिनके अंदर बेटा बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम फिर क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं। उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। उनको फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों, मसल फाइबर्स बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर। अब उसके बाद क्या है आपका मसल फाइबर्स, ठीक है।
आपने मसल पढ़ा जो एक ऑर्गन जैसी थी, उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट थे, उनको हमने मसल फाइबर बोला। फिर आपके जो मसल फाइबर्स हैं इनमें, ठीक है, मसल फाइबर क्या है, एक सिंगल सेल की तरह है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वो एक सेल जैसी है। फिर इनके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स प्रेजेंट हैं। फाइबर किससे मिलकर बना होता है, थ्रेड से, तो इनके अंदर भी बहुत सारे थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिनको हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं। और ये थ्रेड जो है कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। एंड दीज थ्रेड्स आर नथिंग बट योर कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक हायरार्की समझाने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर हो जाए। मसल क्या है, फिर मायोफाइब्रिल्स क्या है, मसल फाइबर्स क्या है, तो आपको समझ आए, क्योंकि रीअरेंजमेंट में भी सीक्वेंस बेस्ड, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ओके, देन आपके थ्रेड्स, थ्रेड्स के बाद कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड्स के बाद जो आपका आता है बेटा, वो आता है सार्कोमियर, ठीक है। क्या आता है, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर क्या है आपकी, सार्कोमियर जो है फंक्शनल यूनिट है। सार्कोमियर क्या है बच्चों, वो आपकी फंक्शनल यूनिट है। इज इट क्लियर, सार्कोमियर क्या हो जाएगी, फंक्शनल यूनिट हो जाएगी। एंड इस सार्कोमियर के बाद जो आपका आएगा वो आएगा फिलामेंट्स। फिलामेंट्स में आपके आएंगे एक्टिन एंड मायोसिन, जो आपको डिटेल में पढ़ना है। फिलामेंट्स में आपके क्या आएंगे, एक्टिन आएगा बच्चों, और मायोसिन, जो आपको डिटेल में आज की क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू था स्ट्रक्चर्स के ऊपर, मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। ओके, नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, हम देखते हैं क्या लिखा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर बना है बच्चों, किससे मिलकर बना है, कंसिस्ट ऑफ long multinucleated striated muscle fibers wrapped in a connective tissue, epimysium, perimysium, endomysium, ठीक है। जो कैसे wrapped है, एपीमाइसियम में, पेरीमाइसियम में, एंडोमाइसियम में। एपीमाइसियम क्या है बच्चों, एपीमाइसियम वो जो पूरे मसल को कवर करके रखती है ना, उसको एपीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। जो पूरे मसल को, पूरी ऑर्गन को कवर करके रखती है वो एपीमाइसियम है। एंडोमाइसियम जो किसी एक सेल को कवर करके रख रही है वो आपकी एंडोमाइसियम होने वाली है, ठीक है। एंडोमाइसियम जो आपकी किसी एक सेल को कवर करके रख रही है वो एंडोमाइसियम। एंड पेरीमाइसियम जो पाउचेस में प्रेजेंट स्कैटर्ड सेल है उनको कवरिंग के लिए। तो बेसिकली रैप्ड होते हैं एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, इन्हीं में से किसी से भी वो रैप्ड हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो पूरा कुछ कवर है तो वो आपका एपीमाइसियम है, अगर कुछ पाउचेस में, कुछ पैकेट्स में कोई चीज कवर है तो पेरीमाइसियम। एंड एंडोमाइसियम जो हर एक सेल को कवर करके रखेगी, ठीक है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ क्या। नाउ ईच फाइबर कंटेन्स, हर एक फाइबर्स में क्या है, मायोफाइब्रिल्स, मैंने बताया हर एक फाइबर्स, ये आपका फाइबर था बच्चों, फिर यहां से आपका क्या बना, मायोफाइब्रिल्स, क्या बना आपका, मायोफाइब्रिल्स थ्रेड मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज सार्कोमियर, जो फिर किससे बन के मिलकर बना होगा, सार्कोमियर से, बताया मैंने। तो हर एक आपका मसल ऑर्गन एक फाइबर से मिलकर बना है जिसमें मायोफाइब्रिल्स हैं। एंड फिर अगेन आपका क्या आता है बच्चों, ऑर्गेनाइज सार्कोमियर्स हैं। देन ऑर्गेनाइज सार्कोमियर क्या है, आपकी फंक्शनल यूनिट है, आई ऑलरेडी डिस्कस, विच आर कंप्राइज, जिनमें जो है फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। और वो फिलामेंट्स क्या है, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। वो फिलामेंट्स क्या है बच्चों, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। वो क्या होंगे आपके, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। तो जो जिस चीज के एग्जाम के लिए मैं लिख देती हूं ना, सो दैट कि बच्चे जब इसको देखें तो उन्हें याद रहे कि फिर इससे क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप नहीं बना पाओगे। ओके, तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज मैं नोट्स तो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, इफ यू वांट यू कैन मेक नोट्स, अदरवाइज यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, आई विल प्रोवाइड द नोट्स। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। नाउ जो आपका टॉपिक है वो है मसल फाइबर स्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद मसल फाइबर स्ट्रक्चर। मसल फाइबर स्ट्रक्चर, अब एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो हमने मसल, फाइबर्स, थ्रेड्स, तो मसल सबको समझ में आता है, मसल एक ऑर्गन जैसी है। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक है बच्चों वो है मसल फाइबर स्ट्रक्चर। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, मसल फाइबर स्ट्रक्चर। शिट, ओके, सो आई एम सॉरी, जो दूसरा टॉपिक आपका क्या है, मसल फाइबर स्ट्रक्चर। मसल फाइबर स्ट्रक्चर, मसल फाइबर स्ट्रक्चर covered by sarcolemma,
अब मसल फाइबर स्ट्रक्चर में क्या है, मसल फाइबर स्ट्रक्चर कवरिंग है बेटा, कवर्ड है सार्कोलेमा से, जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे आपकी ये मसल है, इमेजिन दैट दिस इज योर मसल, ओके। तो ये किससे कवर्ड होगी, यहां बाहर जो मेम्ब्रेन होगी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्योंकि ये मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसको हम सार्कोलेमा बोलेंगे, ठीक है। लेमा इज ऑलवेज अ कवरिंग एंड सार्को इज कवरिंग विच इज यूज फॉर स्पेशली मसल। साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। यहां पे जो बच्चों साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उनको हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। आपके साइटोप्लाज्म में क्या है, मतलब आपके सार्कोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ग्लाइकोजन, मायोग्लोबिन, ठीक है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन है, ठीक है। इज इट क्लियर। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और पेरिफेरी पे, न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी पे। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, तभी आपने डेफिनेशन में देखा, ठीक है। अब नाउ हम डील करते हैं मायोफाइब्रिल से, मायोफाइब्रिल से। अब हमारी क्या चीजें आती है, मायोफाइब्रिल, ठीक है। मायोफाइब्रिल क्या है, न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मायोफाइब्रिल्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड्स की तरह हैं, स्ट्रक्चर इनसाइड अ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर के अंदर आपके मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। आप जूम कर रहे हो मसल, देन आपने जूम आउट किया, मसल फाइबर दिखा, देन आपने जूम आउट किया, फर्दर मायोफाइब्रिल्स दिखे, फिर आपने फर्दर जूम आउट किया बच्चों, सार्कोमियर दिखा, फंक्शनल यूनिट, फिर आपने फर्दर जूम आउट किया तो आपको एक्टिन एंड मायोसिन दिखे। मायोफाइब्रिल्स क्या है, न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है मसल फाइबर्स के अंदर, जो किससे मिलकर बने होंगे, रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर्स, ओके। इज इट क्लियर। तो मायोफाइब्रिल्स में न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं और कंपोज्ड किससे मिलकर बने हैं, रिपीटिंग यूनिट से, जिनको हम सार्कोमियर बोलेंगे, जो फंक्शनल यूनिट है, ओके। तो सार्कोमियर आपकी क्या है, फंक्शनल यूनिट। अब सार्कोमियर का स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। यस, सो दिस इज योर सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि सार्कोमियर का जो ये स्ट्रक्चर है, सार्कोमियर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। सी, एक सेकेंड, सार्कोमियर में आपकी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं बच्चों। सार्कोमियर जो है आपका ना, सार्कोमियर इसमें एच जोन होता है। सी, पहले क्या है कि सार्कोमियर में आपके लाइटर आई बैंड्स प्रेजेंट हैं, आई बैंड्स प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ आपके डार्कर बैंड्स प्रेजेंट है। सबसे पहले तो क्या प्रेजेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले, एक सेकेंड, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में आप समझेंगे। सी, सी, ये आपके जो है येलो कलर वाली चीजें जो है वो है एम लाइन, ठीक है। जो यहां पर आपको रेडिश ब्राउनिश कलर में है वो आपकी एम लाइन है, एम लाइन है, ठीक है। और इस जोन को एच जोन बोलते हैं, अभी हम समझेंगे। एम लाइन मतलब मायोसिन। ये क्या प्रेजेंट है बेटा, ये दिस इज योर मायोसिन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मायोसिन। ये आपका मायोसिन प्रेजेंट है। यस, ये आपका क्या प्रेजेंट है, मायोसिन प्रेजेंट है। अब मायोसिन के साथ साथ ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है बेटा, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ग्रीन लाइन, ये आपका क्या है, ग्रीन लाइन क्या है आपका, ओवरलैपिंग एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। ये भी एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट, दिस इज व्हाट योर एक्टिन फिलामेंट। और अब कहीं कहीं पर आपके जो मायोसिन, मतलब जो आपका मायोसिन फिलामेंट है और एक्टिन फिलामेंट दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। मायोसिन फिलामेंट, आई रिपीट, मायोसिन फिलामेंट अलॉन्ग विद एक्टिन फिलामेंट, ये बेटा रिपीट कर रहे होते हैं। तो जिस रीजन में रिपीट करते हैं, जिस रीजन में ये रिपीट करते हैं, उनको हम डार्कर ए बैंड बोलते हैं। डार्कर ए बैंड का मतलब कि मायोसिन आपका बहुत थिक है, मोटू सा फिलामेंट है, ठीक है, ठीक है। मोटू सा फिलामेंट, मायोसिन आपका क्या है, ठीक है, मोटू सा फिलामेंट। ये जो रेड कलर वाला है ये आपका मायोसिन है, जो थिक फिलामेंट है, मोटू सा है। अब इसके बाद आपके जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो लाइट फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। अब आपके एक्टिन और मायोसिन दोनों ओवरलैप करते हैं और उस जो रीजन में, जिस रीजन में ये बच्चों ओवरलैप कर रहे हैं उनको हम ए बैंड बोलते हैं। और डार्कर ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक। इसको क्या मतलब होता है, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसो इनको बोलते हैं बच्चों एन,
शिट मैन, एन आइसो, हाँ, एन आइसोट्रोपिक बैंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एन आइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि इसमें दो बैंड प्रेजेंट है। बेसिकली आपके ए बैंड मतलब एक्टिन फिलामेंट, सॉरी आपके एक्टिन फिलामेंट और आपका क्या प्रेजेंट है? मायोसिन फिलामेंट, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो जिस जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं दैट इज योर ए बैंड। अब जहां पे सिर्फ, जहां पर बच्चों केवल और केवल आपका एक्टिन फिलामेंट है वो लाइट होगा। एक्टिन आपका कैसा है? लाइट सा है, तो लाइट है। तो जब केवल एक्टिन प्रेजेंट है, ओनली एक्टिन, ओनली एक्टिन वाला बैंड कौन सा है? आई बैंड है। उस बैंड को क्या बोलेंगे? आई बैंड, एंड दैट इज योर लाइटर बैंड, जो लाइटर बैंड है। फिर यहां पर भी लाइटर बैंड है, यहां पर भी लाइटर बैंड है। अब जेड लाइन क्या है? दो जेड लाइन के बीच में आपका सार्कोमियर प्रेजेंट है। टू जेड लाइन, जेड और जेड लाइन के बीच में, ठीक है, जेड और जेड लाइन के बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है? सार्कोमियर, जो फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया? क्योंकि यही लेयर जो है स्लाइड ओवर करती है, मतलब आपके थिन फिलामेंट मोटू वाले फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है, एम फिलामेंट के ऊपर जो कि थिक है। तो थिन वाला ही मूव कर पाएगा बच्चों, मोटा है तो वो मूव तो कर नहीं पाएगा। तो मोटू वाले फिलामेंट के ऊपर जब वो मूवमेंट शो करता है ना, दैट इज व्हेन योर कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस, दैट इज व्हेन योर कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो इतना समझ आया, बाकी हम इससे समझ लेते हैं। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं था, हाँ इतना समझ आया। और उसको एच जोन बोलते हैं, ठीक है, इसको एच जोन बोल रहे हैं। बाकी जो लाइटर आई बैंड है, डार्क ए बैंड, लाइटर आई बैंड, इन सबको सार्कोमियर बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं जेड और जेड लाइन के बीच का एरिया सार्कोमियर है। फिर सार्कोमियर में वो पोजीशन जहां पर लाइटर बैंड और मतलब हमारे ओवरलैपिंग एक्टिन फाइबर्स हैं और मायोसिन फाइबर्स हैं, उनको हम डार्कर ए बैंड बोल रहे हैं, एनाइसोट्रोपिक बोन। जहां पर केवल बेटा एक्टिन फिलामेंट है वो आई बैंड है। आई होप कि इतना चीज क्लियर हो गया होगा। आई होप बच्चों इतना चीज क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट आपका आता है कि हम ये पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे सिर्फ नोट्स में बहुत डिटेलिंग ही सब कुछ है। सार्कोमियर रीजन क्या है? रीजन बिटवीन टू जेड लाइन बताया मैंने। बैंड्स एंड जोन, जेड लाइन क्या है? जेड डिस्क, बाउंड्री ऑफ सार्कोमियर। जेड डिस्क को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं बेटा कि जेड लाइन आपकी क्या है? बाउंड्री है क्या? दोनों उसकी बाउंड्री थी क्या? जेड लाइन वॉज नथिंग बट योर बाउंड्री। ओके, समझ आ रहा है? आई बैंड क्या है? लाइट बैंड, ओनली थिन फिलामेंट्स। आई बैंड में क्या होंगे? सिर्फ थिन फिलामेंट्स होंगे, एक्टिन। ए बैंड में लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, मायोसिन, ठीक है। ए बैंड में आपके जो है लेंथ होंगे थिक फिलामेंट्स के, मायोसिन। एच जोन ओनली मायोसिन। एच जोन में बेटा सिर्फ मायोसिन है, ठीक है, सेंटर ऑफ ए बैंड जिसमें सिर्फ मायोसिन होगा। और ए बैंड में आपके लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट है, जिनकी लेंथ, और ए बैंड को हम एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं बेटा, एन आइसोट्रोपिक बैंड भी इसको हम बोल देते हैं। और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ए बैंड को हम एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। और यहाँ पे बेटा दोनों प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बोथ एक्टिन प्लस मायोसिन इज प्रेजेंट। दोनों एक्टिन और मायोसिन आपका प्रेजेंट होता है। एम मिडिल लाइन है, अगेन एम क्या है? आपकी मिडिल लाइन है। एम आपकी क्या है बेटा? मिडिल लाइन है, होल्डिंग मायोसिन फिलामेंट। अब फिलामेंट्स पे आते हैं। फिलामेंट्स में आपके होते हैं थिक फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट्स में आपके होते हैं बेटा थिक फिलामेंट जो मायोसिन से मिलकर बने हैं। हाज, हेड, क्रॉस, ब्रिज, नेक एंड टेल, ठीक है। थिक फिलामेंट कैसे होंगे? मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर इसका बना देती हूं सो दैट आपको इजी हो जाए। थिक फिलामेंट इज लाइक दिस। ओके, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। मैं जब कुछ भी लिखती हूं, बोथ क्या लिखा था मैंने यहाँ पे बेटा? बोथ एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट, या आप बोल सकते हो ओवर
लैप्स। मैं नहीं चाहती व्हेन आई प्रोवाइड यू नोट्स तो उसमें कुछ चीजें ना मिसिंग रहे हैं। सी, तो ये चीजें क्लियर हुई क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ, तो ये आपका जो है थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट, ये रीजन आपका LMM है एंड दिस इज योर HMM। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे बेटा ये जो ग्रीन कलर का है ना, दैट ग्रीन कलर इज योर एक्टिन बाइंडिंग साइट। यस, दिस ग्रीन कलर इज बेसिकली आपका क्या है? दिस ग्रीन कलर इज बेसिकली एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट है और फिर यहां पर होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहां पर होती है एंड फिर यहीं पर आपकी ATPs होती है। ATP साइड होती है, ये ATPase एक्टिविटी होती है। ठीक है, यहीं पर आपकी हम मान सकते हैं, मतलब दोनों में ही आपकी क्या होती है? ATPase एक्टिविटी होती है। आई थिंक बहुत कम स्पेस है, तो रेड कलर वाला जो रीजन है ना बेटा, वो आपका ATPase एक्टिविटी वाला है। ATPase एक्टिविटी वाला है। तो यहां पर आपके हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन के अंदर आपके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है और फिर इसमें जो है क्रॉस ब्रिजेस है, नेक और टेल है। ठीक है, इस चीज को क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं और इस चीज को हम क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। लेकिन बेटा जब तक इनमें ATP प्रेजेंट होता है ना, जब तक ATP प्रेजेंट होता है तब तक आपका एक्टिन नहीं जुड़ेगा। जब तक ATP प्रेजेंट होगा तब तक एक्टिन नहीं जुड़ेगा। इसके लिए ATPase एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहां से याद रखो कि ये आपका जो रेड वाला रीजन मैंने बनाया है वो ATP साइट है या ATP है। ठीक है, तो जब तक आपका ATP जुड़ा है तब तक आपकी चीजें नहीं ऐड हो रही होंगी। अब थिन फिलामेंट में क्या है? अब हम पढ़ते हैं थिन फिलामेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा जी थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन से मिलकर बना है, ट्रोपोमायोसिन से और ट्रोपोनिन से। थिन फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है? एक्टिन से, ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन हैज 3 पार्ट, TNT जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है, TNI जो इनहिबिटरी होता है एंड TNC जो कैल्शियम से बाइंड करता है। इसका भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका भी बेटा जी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होता है थिन फिलामेंट? आपका जो थिन फिलामेंट है वो G एक्टिन में ऐसे प्रेजेंट होता है, मतलब G एक्टिन में स्कैटर्ड टाइप में ऐसे प्रेजेंट होता है। थिन फिलामेंट आपका हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो स्कैटर्ड G एक्टिन में प्रेजेंट होता है, G एक्टिन स्टेट में प्रेजेंट होता है, जिसको हम ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं। बाद में ये बेटा कंबाइन करते हैं मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंट में, ये कंबाइन करता है और ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स कुछ बना लेता है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा ऐसे बना रही हूं ताकि आपको, हाँ, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। यस, ये कंबाइन करता है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में और ये आपका कौन सा फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट है। अब इसमें आपकी ट्रोपोनिन साइट होती है। यहां पर आपका समझ लीजिए कि ये जो है आपका ट्रोपोनिन है। ठीक है, ट्रोपोनिन है और यहां पर एक लाइन और ऐसे आपका ट्रोपोमायोसिन होता है। दिस इज योर येलो वाला ट्रोपोमायोसिन एंड दिस ब्लू वाला इज योर ट्रोपोनिन। दिस ब्लू वाला इज योर ट्रोपोनिन। बच्चों अब इतना चीज समझ आया? ठीक है, इतना चीज समझ आया। ट्रोपोनिन के 3 पार्ट हैं। अगेन TNT यहाँ पे जो बाइंड करता है और जो TNC कैल्शियम से बाइंड करता है। तो ट्रोपोनिन का बेटा ये 3 पार्ट ऐसे है। ठीक है, ट्रोपोनिन के ऐसे 3 पार्ट्स हैं जो आप समझ लीजिए कि किससे किससे बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे ट्रोपोनिन में। मान लो ये आपका TNC है जो किससे बाइंड करेगा? कैल्शियम आयन से। फिर ये आपका TNT है, फिर ये आपका TNI है। तो ऐसे ये चीज जब तक प्रेजेंट है तब तक बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये आपका हो गया थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट इज क्लियर? इट इज क्लियर। तो थिन फिलामेंट क्या है जी? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन से मिला होगा। ट्रोपोनिन के 3 पार्ट्स हैं। TNT बाइंड्स ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन TNI, इनहिबिटरी TNC बाइंड्स कैल्शियम आयन। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR एंड T ट्यूब्यूल्स। ठीक है, SR और T ट्यूब्यूल्स क्या है बच्चों? कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। T ट्यूब्यूल्स इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा फॉर इंपल्स ट्रांसमिशन टुगेदर फॉर्म ट्रायड, 1 T ट्यूब्यूल 2 टर्मिनल सिस्टर्नी। इतना क्लियर हुआ क्या? ये T ट्यूब्यूल है। T ट्यूब्यूल को हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आई डू नॉट हैव स्पेस। मैं T ट्यूब्यूल कहाँ समझाऊं?
एक सेकेंड, एट लास्ट लेट मी टेल यू कि टी ट्यूब्यूल क्या होता है। थोड़ा सा मैं टी ट्यूब्यूल समझा देती हूँ, वैसे इतना इट इज नॉट। देखिए टी ट्यूब्यूल में आखिर क्या होता है हम देख लेते हैं। दिस इज योर टी ट्यूब्यूल, ठीक है, ये आपका टी ट्यूब्यूल है बच्चों। यहां पर प्रेजेंट होती है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म आपको पता है, सार्कोप्लाज्म जो है कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है, एक तरीके से स्टोर करके रखता है कैल्शियम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का। जो चीजें आपको समझनी है, अब क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन ACTH, ठीक है। तो ACTH जब इसके इनसाइड आएगा तो बहुत ज्यादा सोडियम आयंस आ जाएंगे, और यही सोडियम आयंस की वजह से इनमें प्रेजेंट होती है बाइंडिंग साइट, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बाइंडिंग के। अब इससे सार्कोप्लाज्मा मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा कैल्शियम आयन निकलेगा। अब यही कैल्शियम आयन जो हमने पढ़ा था, ये कैल्शियम आयन जो हमने बेटा पढ़ा था कि यहां पर टीपीसी की साइट प्रेजेंट होती है जो कैल्शियम आयन से बाइंड करती है, उससे जाके जुड़ जाता है और फिर आपका कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज जो है शुरू होता है। तो ये मैकेनिज्म था थोड़ा सा, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, इज इट क्लियर? तो हमने ये पढ़ लिया, हमने सब कुछ देखा कि कैसे ये मायोसिन मॉलिक्यूल है। मैं नहीं भी बनाती तब भी आप समझ जाते कि दिस इज योर मायोसिन मॉलिक्यूल। फिर फ्लेक्सिबल हिंज रीजन, हेड्स एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये टेल है। कैसे ये आपका जो है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन है और एक्टिन की सब यूनिट है। एक्टिन की सब यूनिट में आपने देखा कैसे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट है और ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है। ये पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट है, पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। नोट्स में आपको बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर आते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से, जिसको हक्सले और जो है जीन हैंसन और हक्सले ने बेटा प्रपोज किया था। मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स बाय स्लाइडिंग एक्शन ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन। मैंने बताया था कि कैसे पतलू वाला जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है और जिससे शार्कोमियर क्या होती है, छोटी होती जाती है। शार्कोमियर आपकी क्या होती है बेटा, छोटी होती जाती है। की चेंजेस क्या है, आई बैंड शॉर्टन हो जाएंगे, एच जोन डिसअपियर, ए बैंड रिमेन कांस्टेंट। ये नहीं आएगा समझ में, हम इसके लिए इसको देखते हैं। देखो अब ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या है। हाँ, इस साल जो क्वेश्चन आया था CUT PG 2026 में बेटा, जो क्वेश्चन आया था CUT PG 2026 में, मान के चल रहे हो कि कॉलेज वाले बच्चे ही देख रहे हैं, तो बेटा जो CUT PG 2026 में क्वेश्चन आया था वो रीअरेंजमेंट पे था। PYQ वो किस पे था, रीअरेंजमेंट पे PYQ था बेटा, रीअरेंजमेंट पे, मतलब सीक्वेंस आपको रीअरेंज करके देनी थी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें यही सब दिया था। सबसे पहले क्या होता है, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइज ATP। मायोसिन हेड आपका हाइड्रोलाइज करता है ATP को। मायोसिन हेड क्या करता है बेटा, हाइड्रोलाइज करता है। मायोसिन हेड आपका क्या कर रहा होता है, हाइड्रोलाइज करता है ATP को एंड बिकेम रीओरिएंटेड। और क्या होता है, रीओरिएंटेड हो जाता है। देखो अब क्या होता है, मायोसिन हेड जो है हाइड्रोलाइज करते हैं ATP को। सबसे पहले आपका ATP हाइड्रोलाइज होता है एटीपेज एक्टिविटी से। एटीपेज एक्टिविटी होती है जिससे मायोसिन हेड हाइड्रोलाइज होता है, एटीपेज एक्टिविटी होती है, एटीपेज एक्टिविटी होती है बेटा जी। और फिर आपका मायोसिन जो है, मायोसिन का हेड हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब हाइड्रोलाइज, अब ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है, ठीक है। ATP क्या होती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ATP का क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो पहले ये चीजें ऐसे अलग अलग होती हैं। सी पहले जो चीजें होती हैं आपकी थोड़ा सा अलग अलग होती हैं। कैसे, मायोसिन है, ठीक है, ये ATP है, ये अलग अलग है। यहाँ पे आपके एक्टिन के फिलामेंट है, ये अलग अलग है। बट जैसे ही एटीपेज एक्टिविटी होगी, एज सून एज आपकी एटीपेज एक्टिविटी होगी बच्चों, ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, ADP और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होगा और ये एक्टिन फिलामेंट इससे ऐसे से बाइंड कर जाता है। तो वही यहाँ पर आपको शो किया गया है डायग्राम में कि कैसे हाइड्रोलाइज होने के बाद, ये ATP थी, हाइड्रोलाइज होने के बाद बेटा, हाइड्रोलाइज होने के बाद
कैसे यहाँ पे ये फिलामेंट इस पर ज्वाइन कर गया, ये एक्टिन फिलामेंट है राइट, कैसे ये इस पर बाइंड कर गया, देखो ये एडीपी है, जैसे ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हाइड्रोलाइज हुआ, एटीपी थी, दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। देखो यहां से पहले एटीपी थी बेटा, ये एटीपी थी, एटीपी जो है हाइड्रोलाइज हुई एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में दूसरे स्टेप में, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एक्टिन इसके ऊपर आके बाइंड कर गया, एक्टिन बाइंड कर गया। बताया था कि जब तक एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगी तब तक एक्टिन जो है बाइंड नहीं करेगा, क्रॉस ब्रिज बन गया, और ये जो बना इसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। फिर क्या होता है, मायोसिन का हेड रोटेट करता है टुवर्ड सेंटर, मायोसिन का हेड ही रोटेट कर रहा है, मायोसिन खुद नहीं रोटेट कर रहा है बच्चों, मायोसिन का हेड रोटेट करता है टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। और इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, इस वाली कंडीशन को हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं बेटा, इस वाली कंडीशन को पावर स्ट्रोक कहते हैं। एंड फिर ये चीजें अब देखो कैसे एक्टिन जो है थोड़ा सा स्लाइड हुआ है, एक्टिन स्लाइडिंग शो की, हाँ, एज मायोसिन हेड बाइंड्स एटीपी द क्रॉस ब्रिजेस डिटैच फ्रॉम एक्टिन, फिर बाद में स्लाइडिंग के बाद जो है ये डिटैचमेंट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यूज इफ एटीपी इज अवेलेबल एंड कैल्शियम लेवल इन द सार्कोप्लाज्म इज हाई, अगर एटीपी अवेलेबल और कैल्शियम लेवल ज्यादा है। तो ये आपकी कुछ कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी थी। तो सबसे पहले क्या है, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा एडीपी में, फिर उसके बाद आपका एक्टिन इस पे बाइंड करेगा, एक्टिन जैसे ही बाइंड किया क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद बेटा एक पावर्ड स्ट्रोक लगा, मतलब एक झटका सा लगा, झटके से आपका जो मायोसिन का हेड था वो थोड़ा सा स्लाइड किया, और उसके स्लाइड होने से एक्टिन भी थोड़ा सा स्लाइड करता है। तो इसमें जो एक लाइन है स्टेटमेंट की एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर, मतलब एक्टिन फिलामेंट भी नहीं कह सकते हम कह सकते हैं बेटा कि एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है आपके, वो क्या है कि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेटा थिक फिलामेंट का सिर्फ हेड मूव कर रहा है पावर स्ट्रोक में, सिर्फ थिक फिलामेंट का बेटा जी हेड मूव कर रहा है, उसके साथ साथ एक्टिन का तो पूरी बॉडी पार्ट, पूरा ही बॉडी पार्ट आपका एक्टिन का मूव कर रहा है बेटा। हाँ ओके, तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, तो बस वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में बेटा दे रखी है, हम रीड आउट कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्टेप वाइज मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले एक्साइटेशन होगा। सबसे पहले क्या, एक्साइटेशन, मतलब नर्व इंपल्स आएगा, नर्व इंपल्स आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, रिलीज करेगा एसीटीएच। क्या है ये यहाँ पर, एसीटीएच, क्या है यहाँ पर बेटा, एसीटीएच, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसीटीएच, एसिटाइल कोलिन जो है हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यस, एसिटाइल कोलिन। तो सबसे पहले क्या है, नर्व इंपल्स आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, सार्कोलेमा जो है डीपोलराइज हो जाता है। हाँ जी, जब मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसे कि आपको मैंने सबसे लास्ट में बेटा बताया था, कैसे बताया था मैंने कि Na+ इसके अंदर आया, तो यहाँ पर ई फ्लक्स होता है, ई फ्लक्स होता है सोडियम आयन का। जब भी डीपोलराइजेशन होती है आपने देखा है कि कैसे जो है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन टेक्स प्लेस ओवर हेयर, ओके, ओवर हेयर, ठीक है। तो कैसे आपका जो है सार्कोलेमा डीपोलराइज होता है, और जब भी डीपोलराइज होगा इनफ्लक्स होगा, इंपल्स ट्रैवल करेंगे टी ट्यूब्यूल से। कैल्शियम रिलीज, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रिलीज करता है कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म में, और फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, कैल्शियम बाइंड्स करता है ट्रोपोनिन में। ये सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है सीयूटीपीजी में, मैं फिर से बता रही हूँ, प्लीज बी फोकस्ड। तो कैल्शियम आयन बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट करेगा, एक्सपोजेस मायोसिन बाइंडिंग साइट, फिक्सिंग मतलब शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग से मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाते हैं, मायोसिन का हेड बाइंड करता है एक्टिन से, क्रॉस ब्रिज बनता है। पावर स्ट्रोक की कंडीशन आती है जिसमें मायोसिन का हेड बेंड करता है, पुल करता है, एक्टिन को अपने अंदर खींचता है, एडीपी और पीआई रिलीज हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं बच्चों, सार्कोमियर जो है शॉर्टन कर जाता है, डिटैचमेंट, न्यू एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन हेड, क्रॉस ब्रिज ब्रेक्स, reactivation ATP ADP inorganic phosphate by ATPase of myosin head recox for next cycle. This cycle repeats as long as calcium and ATPs are
प्रेजेंट। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा आपका कैल्शियम और एटीपी प्रेजेंट है, ये साइकिल आपकी रिपीट होगी। केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रोल ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट, एनर्जाइजिंग मायोसिन हेड, कैल्शियम रीअपटेक इनटू एसआर। लैक ऑफ एटीपी राइगर मॉर्टिस की कंडीशन हो जाएगी अगर एटीपी खत्म हो जाएगी। बच्चों राइगर मॉर्टिस में क्या होता है कि डेथ के बाद जो है आपकी मसल्स बहुत टाइटन हो जाती है। रोल ऑफ कैल्शियम रेगुलेट्स इंटरैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, कंट्रोल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रोल ऑफ प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ट्रोपोनिन प्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन है। एनर्जी सोर्स एटीपी इंटरमीडिएट और क्रिएटाइन फॉस्फेट शॉर्ट टर्म में ये एनर्जी देता है। तो मसल्स में इसमें भी पीवाईक्यू आया था बेटा, आपका ये भी पीवाईक्यू है नीट 2020, सॉरी आई एम सेइंग नीट, ये भी पीवाईक्यू है बेटा आपका सीयूईटी पीजी का, सीयूईटी पीजी 2025 का पीवाईक्यू है कि क्रिएटाइन का फंक्शन क्या होता है। ये क्रिएटाइन जो फॉस्फेट है कहां पर यूज होती है, तो मसल्स के रिलेटेड इसका फंक्शन होता है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई एम सॉरी, आई टोल्ड देम दैट आई एम मेकिंग वीडियो, स्टिल दे आर स्पीकिंग, ओके सॉरी बेटा जी। ग्लाइकोजन एनारोबिक कंडीशन, ग्लाइकोजन एनारोबिक कंडीशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लॉन्ग टर्म के लिए। रिलैक्सेशन फेज में क्या है, कैल्शियम पम्प्ड बैक इनटू एसआर, ट्रोपोमायोसिन कवर्स एक्टिव साइट, मसल रिटर्न टू रेस्टिंग स्टेट, फिर मसल जो है रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है। सो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको समझ आया हो और आपके सीयूटी पीजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेसिकली सीयूटी पीजी के लिए ही आपको जो है गाइड करती हूँ। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए और कैसा लगा वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।